नमस्कार दोस्तों, गुरु लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार मीणा आपके साथ दोबारा से हाजिर हूँ। दोस्तों, कल अपने बात की थी डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर में अपने क्या किया था भाई, डीसी मोटर के अंदर अपन ने किया कि डीसी मोटर की परिभाषा सीख ली। एक तो मोटर की परिभाषा दे दी, फिर मोटर का डीसी मोटर कौन सी सिद्धांत पे कार्य करी थी, खिंचाव सिद्धांत पे कार्य करती, खिंचाव सिद्धांत कैसे बना, किस हिसाब से मोटर के अंदर अप्लाई हुआ था, ये सारी बातें अपने देख ली थी। फिर साथ में अपने देखा कि डीसी मोटर में कौन कौन सी चीज़ आवश्यक है भाई, फ्लक्स, आर्मेचर, कम्यूटेटर, बुर्स और वाइंडिंग वगैरह और बॉडी वगैरह की बता दी कौन सी चीज़ किसकी बनी हुई थी। ये सारी बातें अपनी कल हो गई थी। आज बात करते हैं कि फेराडे का, एक फेराडे नामक वैज्ञानिक था जिसने फेराडे ने एक नियम भी दिया था मोटर के लिए। और फेराडे ने दो नियम दिए थे, एक तो दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। तो फेराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि भाई बाएं हाथ का नियम तो मोटर के लिए दिया था और दाएं हाथ का नियम दिया था जनरेटर के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा ये बात कि फेराडे नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जो बाएं हाथ का नियम है आपका, इस नियम के अंदर क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि बाएं हाथ नियम के द्वारा अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं कि टॉर्क की गति को, मतलब टॉर्क की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं बाएं हाथ के नियम के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बताया, फेराडे नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि भाई बाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियों को इस प्रकार से समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं ताकि, जैसे ये बाएं हाथ है मेरा, इसकी प्रथम दो अंगुलियां ये होगी अंगूठा। तो उन्होंने क्या किया कि प्रथम दो अंगुलियों को समकोण बनाती हुई इस प्रकार से फैलाएगी। जो पहली अंगुली, अब पहली अंगुली तो यही होगी ना, तो पहली अंगुली क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी धारा की दिशा, और ये अंगूठा किसकी, बल की दिशा को दर्शाता है। तो फेराडे नामक वैज्ञानिक ने कहा कि बाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियों को इस प्रकार से समकोण बनाती हुई इस प्रकार से फैलाएं ताकि वो क्या, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यम अंगुली मुड़ी हुई अंगुली बोल सकते हैं, इस अंगुली को मध्यम अंगुली बोल सकते हैं या मुड़ी अंगुली बोल सकते हैं। तो ये क्या करती है कि धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है और ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, बल की दिशा को। तो ये चीज़ याद रखना जरूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन यही आता है कि फेराडे ने मोटर के लिए कौन सा नियम दिया था। तो मोटर के लिए कौन सा नियम दिया था, फेराडे ने बाएं हाथ का नियम दिया था। इस नियम के द्वारा अपन क्या करते हैं, टॉर्क की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि फिर आता है कि भाई अंगूठा किस चीज़ को इंगित करता है, तो अंगूठा बल की दिशा को इंगित करता है। बोलते हैं कि भाई प्रथम अंगुली, जो सीधी अंगुली कहते हैं कि प्रथम अंगुली कौन सी चीज़ को इंगित करती है, तो प्रथम अंगुली करती है मेरे प्यारे दोस्तों किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। फिर कहते हैं कि बात यह है कि जो तुम्हारी मुड़ी हुई अंगुली या मध्यम अंगुली क्या किस चीज़ को प्रदर्शन करती है, तो ये करती है किसका, धारा की दिशा को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, जैसे कि मान लो ये अपने एक दो चुंबकीय टुकड़ियाँ, ठीक है ना, एक एस सिरा और एक एन सिरा। तो मैंने कल भी बताई थी ये बात कि ये मान लो उसमें घूर्णनीय भाग है। अब इसमें चालक लगे हुए हैं दो, ये चालक लगे हुए हैं अलग अलग, है ना, ठीक है। समझने और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, इसको अपन घूर्णन करवाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई फेराडे नामक वैज्ञानिक ने कहा कि बाएं हाथ को समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं कि जो ये अंगुली है, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड दर्शा रही, नहीं दर्शा रही, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सीधी, और बल की दिशा ऊपर की ओर है कि नहीं, धारा मुड़ी हुई अंगुली अंदर की ओर आ रही है धारा। तो इन्होंने कहा कि समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं कि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मुड़ी हुई अंगुली या मध्यम अंगुली बोल दो या मुड़ी हुई अंगुली बोल दो जो धारा की दिशा, और अंगूठा आपका बल की दिशा को। तो मैं फिर से आपको यही बात दोहराने चाहूँगा कि क्वेश्चन क्या आता है, ये देखो आप। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बाएं हाथ नियम के अंदर अंगूठा क्या दर्शाता है, अंगूठा क्या करेगा, बल की दिशा, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक, मध्यमा या मुड़ी अंगुली क्या बताएगी, धारा की दिशा। और इन्हीं तीनों चीजों को संयोजन को कहते हैं बाएं हाथ का नियम, बाएं हस्त नियम, ठीक है। अब ये बाएं हस्त नियम
तो बताता है टॉर्क की दिशा। अब एक क्वेश्चन और आएगा कि फैराडे ने दाएं हाथ का नियम मोटर में क्या ज्ञात करने के काम आता है, दाएं हस्त नियम। तो दाएं हस्त नियम विरोधी विद्युत वाह के बल की दिशा, किसकी, विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के अंदर किसका काम लेते हैं, बाएं हाथ के नियम को। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ये जनरेटर के अंदर काम आता है, लेकिन ये अगर मोटर के अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करनी होती है आपको, तो आप कौन सा नियम काम में लोगे, दाएं हाथ का नियम। और अगर आपको टॉर्क की दिशा की आ जाए क्वेश्चन की, टॉर्क की दिशा कौन से नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, कौन से नियम के द्वारा, फैराडे के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ आपको एक बार बोर्ड के ऊपर, तो आप एक बार है ना इसको नोट कर लेना, क्योंकि नोट करना ज़रूरी हो जाता है। नोट्स बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार ऑडियो सुनने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। एक बार आप उसको सुनो, उसके बाद में आप लिखो, लिखने के बाद में आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको देखो, और देखना भी ज़रूरी होता है भाई। दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है, कल मैंने जो डाला था वीडियो उसमें कम थोड़े मेरे को लाइक और शेयर भी कमी मिले, तो क्या बात है, वीडियो समझ में नहीं आ रहा क्या, थोड़ा कमेंट भी करना देखे ना, पता तो चले कि कमी कहाँ है। बाकी अच्छा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ है, नो टेंशन रहो आप। तो बताएंगे क्या, बाएं हाथ का नियम, फैराडे का बाएं हस्त नियम। अब इस नियम के अनुसार आपको बता देता हूं, आपको लिखना है, ये थ्योरी में बोल के बता सकता हूं, लेकिन लिखना भी जरूरी होता है। तो लिखना है कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने डीसी मोटर में उत्पन्न टॉर्क या बलागुण की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हस्त नियम दिया था। कौन सा नियम, बाएं हस्त नियम, अभी जो बताया, जो बाएं हस्त नियम दिया। अब इस नियम के द्वारा क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि बाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियों को समकोण पर इस प्रकार फैलाएं कि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मुड़ी हुई अंगुली या मध्यम अंगुली द्वारा की दिशा बताती है, और अंगूठा बताता है
बल की दिशा को, किसकी, बल की दिशा को बताता है। अब दोबारा सुन लो कि मैंने कहा कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने डीसी मोटर में टॉर्क या बल गुण को ज्ञात करने के लिए बाएं हस्त नियम दिया था। इस नियम के तहत यह बताया गया कि भाई प्रथम दो अंगुलियों को समकोण बनाती हो इस प्रकार से फैलाइए, प्रथम दो अंगुलियों को समकोण बनाती इस प्रकार से फैलाइए, जिसमें प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यम अंगुली धारा की दिशा, और जो तुम्हारा अंगूठा है ये बल की दिशा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिसके अंदर ज़्यादा अकड़ होती, ज़्यादा बल होता है ना, वो हमेशा खड़ा रहता है। ठीक है ना। तो ये अंगूठा तो बल वाला आदमी हो गया, बलवान आदमी हो गया, तो ये खड़ा है, तो इसको तो क्या कहेंगे, दाएं हाथ के अंदर बलवान कौन है, अंगूठा, सीधा कौन है, प्रथम अंगुली, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब मुड़ी हुई अंगुली थोड़ी टेढ़ी खीर होती है, मुड़ी हुई अंगुली है ना, कहते हैं टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर क्या है, हमेशा अपने को झटका देती है। तो ये क्या, झटका विद्युत धारा झटका देती है। तो कौन सी अंगुली, मुड़ी अंगुली, झटका देने का काम कौन करती है, टेढ़ी मुड़ी अंगुली, मध्यम अंगुली। तो ये कह सकते हैं यह बात की प्रथम ये जो अंगुली है ये तो धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मुड़ी अंगुली धारा की दिशा, और अंगूठा बल की दिशा को। और ये क्वेश्चन आते ही हैं, इन चीज़ों को आप उतार लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। 2 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूँ एक बार, है ना। हाँ दोस्तों, हुआ दोस्तों, बात ये है कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कहीं कमी नहीं रहेगी, हर चीज़ आपको बताई जाएगी, समय समय पर हर बात आपको बताई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसको जोड़ो वीडियो को। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई दीपक मीणा आपके साथ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीपक कुमार आपके साथ है, नो टेंशन रहो। आप तो एक बार बस थ्योरी कंटिन्यू जो बताया जाता है उसको एक बार सुन लो, उसके बाद में देख लो। अभी भी इसके साथ ही अब धीरे धीरे जैसे नियम हो गया, नियम होने के बाद में अपने इसका बल्ला गुण वगैरह देख लेंगे। इसके बाद में अपन करेंगे क्या, सीरीज मोटर चालू करेंगे, इसके बाद में उसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी से उतारो आप, है ना। हाँ भाई, हो गया। अब अपन बात करते हैं कि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ, मतलब विरोधी विद्युत वाहक बल। अब ये विरोधी विद्युत वाहक बल बात अलग है, विरोधी विद्युत वाहक बल बात अलग है। ये विरोधी क्यों बना, क्यों हुआ, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है इसमें ना, सारी बातें आपको बताई जाएगी, नो टेंशन लेने का। भाई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ टॉपिक है अपना, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल। अब विरोधी को तो मैं वी लिख देता हूं, वाहक बल को वा लिख देता हूं, और बल को बल लिख देते हैं। समझ जाना, विरोधी विद्युत वाहक बल। अब दोस्तों ये विरोधी विद्युत वाहक बल किस हिसाब से बन गया और कैसे कैसे ये बना, ये सारी बातें आपको मैं बताता हूँ। देखो, जैसे ही आप मोटर को चालू करोगे तो आर्मेचर घूर्णन गति करेगा। आर्मेचर जैसे घूर्णन करेगा तो इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग लगी होती है, तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो जैसे ही आर्मेचर घूमेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करेगा। तो उनमें एक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करने के बाद में एक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स बनेगा। फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के प्रेरण नियम के अनुसार उसमें क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक गुणन हो जाएगा। जैसे ही मोटर को चालू करोगे आर्मेचर घूर्णन करेगा, जो फील्ड के अंदर जो फ्लक्स पड़ा हुआ है उस फ्लक्स का छेदन होगा। छेदन होने के बाद में एक विद्युत वाहक गुणन हो जाएगा। अब ये विद्युत वाहक बल क्या करता है, ये आर्मेचर के ऊपर दबाव बनाता है। आर्मेचर को कहता है कि नहीं भाई तेरे को मैं कहूँगा उस हिसाब से काम करना है, लेकिन आर्मेचर कहता है कि नहीं भाई साहब मैं तो मेरे हिसाब से चलूँगा, तेरी बात नहीं मानूंगा। तो आर्मेचर को ये तो कहता है कि तू इस साइड जा,
आर्मेचर को ये तो कहता है कि तू इस साइड जा, और आर्मेचर कहेगा नहीं भाई साहब मैं इस साइड जाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो जाती है आपस में, ये दोनों के ऊपर लड़ाई हो जाती है। तो इन लड़ाई को क्या नाम दे दिया? विरोधी, विरोध, जिसके कारण पैदा हो उसका विरोध। ठीक है, अब विरोध हो गया जिसके कारण पैदा हो उसका विरोध कर लिया इसने। तो विरोध किसका किया? विद्युत वाहक बल का है। तो क्या वाहक बल का, तो ये हो गया विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक है, इस कारण से इसका पढ़ा, क्योंकि ये जैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, आर्मेचर के अंदर भी उसमें फ्लक्स पड़ा हुआ था, तो इन्होंने क्या चुंबकीय फ्लक्स पड़ा हुआ था, तो इन्होंने दोनों ने क्या किया आपस में लड़ाई की। ये तो कहा कि ये आर्मेचर तो उसकी साइड अपनी साइड जाने लगा और ये विरोधी विद्युत वाहक उसको उल्टी साइड लाने लगा, मतलब विपक्ष में आने के लिए उस पर दबाव बढ़ाया। तो दबाव बढ़ाने के बाद में दोनों के बीच में कटाक्ष हुआ, कटाक्ष होने के बाद में विरोधी विद्युत वाहक बल नाम पड़ा इसका, विरोधी विद्युत वाहक बल नाम पड़ गया। अब बात करते हैं, अगर विरोधी विद्युत वाहक बल की बात करें तो विरोधी विद्युत वाहक बल हमेशा आर्मेचर को दिए हुए सप्लाई वोल्टेज से हमेशा ही कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर विरोधी विद्युत वाहक बल अधिक हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर, हाँ इसी एक बात और है, विरोधी विद्युत वाहक बल अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आर्मेचर के अंदर धारा जाना बंद हो जाता है, कि विरोधी विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा और आर्मेचर के अंदर धारा जाना बंद हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? मोटर रुक जाएगी या फिर मोटर जल जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर मोटर रुक जाएगी तो क्या है कि मैंने कहा कि आर्मेचर धारा के समानुपाती हो गया, आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है सीरीज फ्लक्स, है ना। ठीक है, अगर आर्मेचर धारा को अगर मैं शून्य कर देता हूं तो सीरीज फ्लक्स भी शून्य। अगर सीरीज फ्लक्स शून्य हो जाएगा तो मोटर आगे चलेगी क्या? अरे भाई फ्लक्स शून्य हो जाएगा तो क्या मोटर चलेगी? क्या मोटर नहीं चलेगी, मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है ना। तो बात सीधी सी है कि जब आर्मेचर में जो दी हुई वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है उससे विरोधी विद्युत वाहक बल सदैव ही कम होना चाहिए और कम ही रहता है। तो अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लिख लो एक बार, अपने थ्योरी को थोड़ा सा ले लेते हैं साथ के अंदर, क्योंकि लिखना जरूरी हो जाता है कि लिखे बगैर अगर आप ये आगे कहीं पढ़ोगे तो आपको दोबारा चाहिए नहीं ये चीज़। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसको लिख लो आप, है ना। सॉरी, टॉपिक था अपना विरोधी विद्युत वाहक बल। डीसी मोटर का बेक ईएमएफ है ना, डीसी मोटर का बेक ईएमएफ। तो बताया गया इसमें आर्मेचर, जब मैं कहूँगा कि लिखो आप, जब आर्मेचर घूर्णन करता है तो फील्ड पोल्स के अंदर स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का, भाई जैसे आर्मेचर घूमेगा, घूमने के बाद में फील्ड फ्लक्स के अंदर उसमें पड़ा हुआ पहले से इसने स्थापित जो फ्लक्स है उसका स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है। छेदन करने के बाद तब उनमें एक विद्युत, उनमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार भाई फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार उनमें एक विद्युत
वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बात सही है। मैंने कहा कि जब आर्मेचर को आप घुमाओगे, घुमाने के बाद फील्ड पोलो के अंदर जो स्थापित चुंबकीय क्षेत्र है उसका कटाव होगा। उसका कटाव होने के बाद में उनमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब इसको विरोधी विद्युत वाहक बल क्यों कहते हैं? ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि विरोधी विद्युत वाहक बल नाम किस कारण से बताइए? ये बात अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि विरोधी विद्युत वाहक बल नाम जब पड़ेगा जब आर्मेचर के ऊपर ये दबाव बनाएगा कि नहीं तेरे को इस साइड घूमना है, विपक्ष में घुमाने की कोशिश करेगा और आर्मेचर अपने पक्ष में जाने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, मतलब विरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये पैदा हो जाता है। उसी का विरोध कर लेते हैं। ये कहा हुआ है, बात है थ्योरी के अंदर। तो इसमें क्या हुआ? उत्पन्न विद्युत वाहक बल आर्मेचर को विपरीत दिशा में घुमाने का उत्पन्न विद्युत वाहक बल आर्मेचर को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, जिसे हम विरोधी विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विरोधी विद्युत वाहक बल। दूसरी बात, नंबर 2 इन बात, विरोधी विद्युत वाहक बल सदैव आरोपित वोल्टेज से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। क्योंकि लिखो, क्योंकि समझना और लिखना अलग बात है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल एक कमेंट आया हुआ था कि सर आप थ्योरी ज़्यादा लिखा रहे हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि अगर लिखना एक कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ये बात, ये प्रक्रिया होती है, उसके बाद में आपको क्या पता चलेगा? बार बार तो वीडियो देखने से रही, तो आप इसको लिख लेना एक बार। इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं में क्वेश्चन आते हैं, ये लाइनों में से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं लाइनों में से क्वेश्चन आते हैं, और कोई बाहर से थोड़ी कोई क्वेश्चन आता है, इन्हीं में से आता है क्वेश्चन। इसलिए लिखना जरूरी है। क्योंकि आप पूछ ले कि भाई विरोधी विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल से कम होता है, वो आरोपित वोल्टेज से कम होता है। क्यों होता है? किस कारण से होता है? क्यों, क्या कारण है इसका रहने का? तो ये बात है, क्योंकि अगर विरोधी विद्युत वाहक बल अधिक होता है तो आर्मेचर में धारा जाना बंद हो जाती है, जिसके कारण अपनी मोटर रुक जाती है या चलने में सक्षम नहीं होती है। चलने में सक्षम नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सक्षम नहीं होती है। ठीक है, इतना लिखो आप एक बार ना, मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, लिखो दोस्तों। लिखना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, इसको चीज़ को देखना तो पड़ेगा एक बार।
और कमेंट करना, अगर कुछ समझ में नहीं है कोई चीज़ तो इसका कमेंट मेरे को किया करो आप, क्योंकि वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है ये, और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा। टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा, साथ में टेक्निकल नया सब्जेक्ट तो हो ही रही है साथ में, और हो सकता है उतने दिन के अंदर मैं इसके मोटर जनरेटर की आपको ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर और अल्टरनेटर की इन सारी चीज़ों की इसी मोड के माध्यम से टेस्ट की तैयारी भी की जाएगी, हो जाएगी आपकी। तो इसलिए ना इन चीज़ों को लिखो और कमेंट भी करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो कल का जो वीडियो डाला उसमें कुछ ज़्यादा शेयर नहीं हुआ और ज़्यादा व्यू भी नहीं मिले मेरे को, नहीं सब्सक्राइब मिल रहे, नहीं लाइक मिला। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेरा सहयोग करें, ठीक है। आप मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लो। हाँ भाई, अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल समीकरण की। किसकी? विद्युत वाहक बल समीकरण की। विद्युत वाहक बल समीकरण। विद्युत वाहक बल समीकरण, ठीक। विद्युत वाहक बल समीकरण के अंदर हो गया फाई जेड एन पी बटे 60 ए गुणा में, ठीक है। अभी ए बी का मतलब हो गया विद्युत वाहक बल, किसमें? वोल्ट में, ठीक। फाई का मतलब है प्रति पोल फ्लक्स, प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स, प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स, प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स किसमें? वेबर में, है ना। एन जेड चालकों की संख्या, चालकों की संख्या, एन गुणन गति आरपीएम में, आरपीएम मतलब चक्कर प्रति मिनट, चक्र प्रति मिनट। पी पोलों की संख्या, पोलों की संख्या, ये कितनी भी हो सकती है, 2 4 8 6, जितनी भी अपने को, जितनी मोटर को गुणन गति करवानी होता है ना। ए समांतर पथों की संख्या, पथों की संख्या, ठीक है। देखो विरोधी विद्युत वाहक बल समीकरण के अंदर है इबी, विरोधी विद्युत वाहक बल, ठीक है, वोल्ट में। फिर इसके बाद में फ्लक्स आ गया, उत्पन्न फ्लक्स आया। फिर इसके बाद में जेड चालकों की संख्या, एन गुणन गति, पी पोलों की संख्या। अब इसमें फ्लक्स का मात्रा वेबर हो जाता है, जेड चालकों की संख्या, एन होता है जो आरपीएम में होता है, चक्र प्रति मिनट। पी पोल हो जाते हैं, जैसे आप जितने पोल ले सकते हो कि जितने भाई 4 पोलों की मोटर है, 2 पोल मोटर है, 3 पोल मोटर, 6 पोल मोटर है, कि 8 पोल मोटर है ना। 60
और ए समांतर पातों की संख्या होती है। समांतर पातों की संख्या की बात करें तो समांतर पातों में क्या होता है कि जैसे कि मान लो वेव वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या ए बराबर होती है 2। और लेफ वाइंडिंग की बात करें, लेफ वाइंडिंग के अंदर बात करें तो समांतर पथों की संख्या होती है पोलों की संख्या के बराबर। ये वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या होती है पोलों की संख्या के बराबर। ठीक है, उतारो इसको। उतार लिया। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई बेक ईएमएफ है तुम्हारा, जो ये बेक ईएमएफ है, बेक ईएमएफ को बेक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फेराडे का दाहिने हस्त नियम काम लिया जाता है, काम आता है। बेक ईएमएफ को क्या कहते हैं? बेक ईएमएफ का दूसरा नाम काउंटर ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ ही कहा जाता है। ठीक है, और ये होता है आरोपित वोल्टेज से कम, आरोपित जो आर्मेचर के अंदर आरोपित है, आर्मेचर के अंदर अपन जो आरोपित वोल्टेज से सदैव कम होता है। ठीक है, ये बात बताई मैंने। भाई दो नियम मैंने शुरू में बताया था कि फेराडे ने दो नियम दिए था, एक तो बाएं हाथ का नियम और एक दाएं हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम मोटर के अंदर कहाँ काम आता है? जब आपको बेक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी होती है तब जाके कौन सा नियम आता है? दाहिने हाथ का नियम। और बायां हाथ का नियम टॉर्क की दिशा ज्ञात करने के लिए मोटर को प्रिंसिपल के अंदर जो मोटर का जो इस टॉर्क जो ज्ञात करना होता है, मोटर को चालू करने की जो प्रक्रिया होती है फेराडे के नियम के तहत, जो विरोधी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार, उसमें क्या करते हैं, उसमें टॉर्क जो ज्ञात होता है, उत्पन्न होता है, उसकी टॉर्क की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा नियम काम लेते हैं? दाएं हाथ का नियम। पूरा रिवीजन कर रहा हूँ, दोबारा एक बार सुनो कि शुरू से अपन ने यही पढ़ा था कि बाएं हाथ का नियम, इसलिए उसमें अंगूठा धारा इसके बल की दिशा, मध्यम में भी अंगुली जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यम अंगुली धारा की दिशा, तो ये अलग चीज है। और दाहिने हाथ का नियम जनरेटर के अंदर काम आता है। लेकिन अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर के अंदर दाहिने हाथ का नियम बेक ईएमएफ की दिशा विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के अंदर कौन सा नियम में काम लिया जाता है? दाहिने हाथ नियम काम में लिया जाता है। ये भूल मत जाना, ये दोनों चीज अलग अलग है। कभी आपके सामने ये भी आ जाए कि सर ने बता दिया था कि भाई मोटर के अंदर दाएं हाथ का नियम वही काम आता है जब विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करनी होती है, तब जाके दाहिने हाथ का नियम काम में लिया जाता है। ठीक है, ये एक बार उतार लो एक बार है। अब उसके बाद में दोस्तों एक अपने बात चालू कर देते हैं किसकी? सीरीज मोटर की। अपना ये भी हो गया, मोटर चालू भी हो गई और मोटर की सारी प्रक्रिया अपने पढ़ ली। अब बात करते हैं सीरीज मोटर की। सीरीज मोटर की बात कर लेते हैं। सीरीज मोटर क्या होती है? किस हिसाब से इसका कार्य होता है ना, सीरीज मोटर का क्या काम होता है, किस हिसाब से काम करती है ना, एक बार सीरीज मोटर का देखते हैं ना, फिर इसको सुचारू रूप से चालू करते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए रे, कुछ तो शेयर कीजिए। डीसी सीरीज मोटर, हाँ भाई
डीसी सीरीज मोटर, पहली बात तो यह है कि डीसी सीरीज मोटर कौन सी धारा से स्टार्ट होगी, एसी या डीसी से, तो धारा देनी पड़ेगी आपको डीसी। अब आप कहोगे कि भाई अपने घर के अंदर मान लो कोई मोटर हो, अपने जैसे आईटीआई लैब होती है उनमें क्या आता है, सप्लाई तो एसी आती है ना, लेकिन रेक्टिफायर लगा के आप उसको 230 वोल्टेज को क्या कर लेती हूँ एसी के अंदर, एसी को क्या कर लेते हैं अपने रेक्टिफायर लगा के डीसी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बात करें कि एसी सीरीज मोटर होती क्या है। अब दोस्तों एसी सीरीज मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग है, एक सीरीज वाइंडिंग। जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो सीरीज वाइंडिंग है, ये दोनों वाइंडिंग क्या है कि सप्लाई वोल्टेज के श्रेणी क्रम में होती है, और जो सीरीज वाइंडिंग जो आर्मेचर और सप्लाई के दोनों के श्रेणी क्रम में होती है। ठीक है, ये दोनों वाइंडिंग श्रेणी क्रम में होती है, और जो सीरीज वाइंडिंग है वो मोटे तार की कम लपेटों की बनाई जाती है, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग के तहत ही आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होता है, इसलिए उसको मोटे तार की और कम लपेटों की बनाई जाती है। क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर इसको लोड द्वारा ज़्यादा वहन करनी पड़ती है, इसलिए इसको मोटे तार की और कम लपेटों की बनाई जाती है। रही बात सीरीज मोटर की, सीरीज मोटर की और बात करें तो सीरीज मोटर का प्रारंभिक बल्ला गुण है वो क्या होता है, उच्च होता है। प्रारंभिक बल्ला गुण उच्च होता है, और इसलिए कहूँगा कि अगर सीरीज मोटर का उच्च बल्ला गुण होने के कारण इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नो लोड पे कभी भी नहीं चलाना चाहिए। सीरीज मोटर को हमेशा ही लोड के साथ ही संयोजित करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नो लोड पे चलाओगे, सीरीज मोटर को नो लोड पे चलाने के कारण क्या हो जाता है कि सीरीज मोटर के अंदर उसकी गुणन गति ज़्यादा हो जाती है। तो एक छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ, बाकी आगे देखेंगे कल। ये तो हो गया आर्मेचर, A1 ब्रुश है ना, A1 ब्रुश हो गया। यह आपकी सीरीज वाइंडिंग हो गई, इसका एक सिरा S1 S2 S1 और S2, ये A1 A2, ठीक है। दो 230 डीसी सप्लाई, दे रहे हो ना। अब इसमें एक तो ये आर्मेचर वाइंडिंग होगी, इसको कहते हैं IA आर्मेचर धारा, इसको कहेंगे अपने ISE, इसको कहेंगे सीरीज वाइंडिंग HS सीरीज वाइंडिंग। ये क्या करती है, मोटे तार की बनाई जाती है। कितने मोटे तार की, क्या मोटे तार की वह कम लपेटे, है ना। ये पतले तार वह अधिक लपेटे। प्रतिरोध का मान पूछा जाए तो IA का IR का मान होगा इसका 1 ओम के समथिंग लेके चलते हैं इसको ना। तो ये सीरीज मोटर है, इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग है। सीरीज वाइंडिंग क्या आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और सप्लाई के श्रेणी क्रम में, दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। सीरीज वाइंडिंग होती है मोटे तार की और कम लपेटों की बनाई जाती है, क्योंकि इसको लोड द्वारा वहन करनी पड़ती है, और आर्मेचर के अंदर जो धारा जाती है वो भी किसके अंदर से होती हो जाती है, सीरीज वाइंडिंग से होती हुई, इसलिए इसको लोड द्वारा ज़्यादा वहन करनी पड़ती है। अब सीरीज मोटर की लोड द्वारा की बात करें IL की, तो IL क्या किसके होते हैं, IA बराबर IS बराबर होती है इनकी तीनों की, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है ना, दोनों सीरीज और आर्मेचर दोनों सीरीज में जुड़ी, तो लोड धारा भी बराबर होगी, इसकी दोनों की बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद में इसको नो लोड पे इसलिए नहीं चला जाए। अगर नो लोड पे चलाओगे तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रारंभिक बल्ला गुण उच्च हो जाता है, और प्रारंभिक बल्ला गुण उच्च होने के कारण इसकी गति खतरनाक होती है, और गति खतरनाक होने के कारण इसको इतनी भयानक गति हो जाती है कि इसकी खुद की वाइंडिंग उखड़ जाती है। इसलिए सीरीज मोटर को कतई भी अपने को
में बगैर लोड नहीं चलाना चाहिए, इसको नो लोड पर कभी भी नहीं चलाना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी मोटर है जिसको नो लोड पे नहीं चलाया जाता है, तो ऑप्शन आता है सीरीज मोटर। तो आपको करना है सीरीज मोटर ही। ठीक है दोस्तों, आज ये सीरीज मोटर अपनी इतनी करते हैं, उसके बाद में कल देखेंगे सीरीज मोटर को सुचारू रूप से कल देखा जाएगा। आप इस मोटर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आज जो जितनी बातें बताई उन बातों को सारों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से उसकी स्क्रीनशॉट लेना है और सही तरीके से इसको लिखना है। दोस्तों, आपका सपोर्ट मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। आप मेरा फुल सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए तैयार हूँगा। हमेशा मेहनत करके आपको यहाँ मेहनत करवाई जाएगी, किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। गारंटी लेता हूँ इस बात को, आप मेरे से जुड़े रहो, पक्का आपको 100% सफलता का मार्ग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर है।